गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए प्रथम वर्ष का प्रथम पेपर भारत का इतिहास पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत कालीन साहित्य और कला। इसके पहले के जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने राजपूत कालीन सामाजिक आर्थिक धार्मिक दशा के ऊपर चर्चा की थी। अब आज के हमारे व्याख्यान में हम राजपूत कालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, कला और साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस क्षेत्र में राजपूत युग में साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई थी। उस युग में अनेक शासक सुशिक्षित और विद्वान थे। साहित्यकारों कवियों और विद्वानों को उदारतापूर्वक संरक्षण देते थे। राज्यश्री पाकर साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिला और इसके फलस्वरूप साहित्य में विभिन्न अंगों पर उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना हुई। इस काल में संस्कृत भाषा की प्रधानता रही तथा प्रांतीय भाषा जैसे हिंदी, गुजराती, मराठा, बंगला, तमिल, तेलुगु सभी का इसमें विकास हुआ। तो सबसे पहले जो हम साहित्य देखेंगे वो है ललित साहित्य। इस युग में अनेक काव्यों, नाटक ग्रंथों और कथा साहित्यों की रचना हुई। इस युग में महाकवि भारवी ने कीर्तार्जुन और भट्टी ने भट्टी काव्य की रचना की। माघ का शिशुपाल वध नामक महाकाव्य भी इस काल के संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान क्षेमेंद्र ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें व्रत कथा मंजरी, दशावतार चरित्र, कला विलास आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान श्री हर्ष ने निषद चरित्र संस्कृत साहित्य का ये इसका उच्च कोटि का महाकाव्य है। कश्मीर के कवि मंखक का श्रीकंठ चरित्र भी सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। पद्मगुप्त भी एक उच्च कोटि के विद्वान थे, जिनकी रचना नवसंहार चरित्र 11वीं शताब्दी की उत्कृष्ट रचना है। इसी काल का त्रिविक्रम भट्ट का ग्रंथ नल चंपू काफ़ी प्रसिद्ध है। इस युग में कुछ प्रसिद्ध नाटककार भी हुए थे। इन नाटककारों ने संस्कृत साहित्य की सेवाएं की। भवभूति इस युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। भवभूति के 3 नाटक उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र, मालती माधव संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट ग्रंथ है। भट्ट नारायण भी प्रसिद्ध नाटककार थे। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ वेणी संहार है। अन्य नाटककारों में मुरारी जयदेव और राजशेखर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में इतिहास संबंधी ग्रंथ भी लिखे गए। वककपति राज ने प्राकृत भाषा में गोड़ वहु नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन की गोड़ विजयों का वर्णन है। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हण ने विक्रम देव चरित्र की रचना की। इसी प्रकार कश्मीर के इतिहासकार कन्नड़ ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, जिनमें कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इस प्रकार कवि जननायक ने पृथ्वीराज विजय, हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र नामक ग्रंथ लिखे। बल्लाल की पुस्तक भोज प्रबंध में राजा भोज के चरित्र का वर्णन है। महाकाव्य नाटक के अतिरिक्त कथा साहित्य की भी इस युग में विशेष उन्नति हुई। नारायण पंडित की रचना हितोपदेश उल्लेखनीय है। 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। इसी प्रकार बेताल पंच, विशंति सिंहासन, द्वादशीशिका और शुक्त सप्तशती नामक कथा ग्रंथों का निर्माण भी इसी युग में हुआ। इस युग में अलंकार शास्त्र विषयक अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें काव्यों के विभिन्न रसों का विशद विवेचन है। आचार्य भमा ने काव्य अलंकार लिखकर अलंकार साहित्य संप्रदाय की अभिवृद्धि की। नेक्स्ट हमारा है दर्शन साहित्य। दर्शन साहित्य इस युग में अनेक दर्शन साहित्य की भी उन्नति हुई थी। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म में जो दार्शनिकों ने उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की। वाचस्पति मिश्र ने न्याय सूची निबंध, जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी, उदयनाचार्य ने तात्पर्य परिशुद्धि लक्षणावली, न्याय कुसुमंजलि नामक ग्रंथों की रचना की। व्योम शिवाचार्य ने व्योमवती
श्रीधराचार्य ने न्याय कंदली, वल्लभाचार्य ने न्याय लीलावती नामक वैशेषिक सिद्धांत संबंधी ग्रंथ लिखे। कुमारिल भट्ट ने मीमांसा दर्शन संबंधी अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें श्लोक वार्तिका और तंत्र वार्तिका विशेष उल्लेखनीय है। मंडन मिश्र ने विधि विवेक, भावना विवेक आदि की रचना की। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य, भास्कर ने भास्कर भाष्य, रामानुज ने श्री भाष्य, आनंद तीर्थ ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की। अब हम धर्म साहित्य के बारे में बात करेंगे। इस युग में धर्म साहित्य भी प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ। अधिकांश उप पुराण इसी समय रचे गए। पुराणों में भी युग की आवश्यकता अनुसार बहुत सी नई सामग्री जोड़ दी गई। इस समय धर्म ग्रंथों पर अनेक भाष्य लिखे गए। मेधातिथि ने मनुस्मृति तथा विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति की टीका लिखी। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और जिमतुवाहन का दाय भाग नामक रचना भी इस युग की देन है। विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर बाल क्रीड़ा नामक टीका लिखी। इसके अतिरिक्त गोविंद राज ने स्मृति मंजरी, अपराक ने याज्ञवल्क्य की स्मृति, अनिरुद्ध ने हरिलता की रचना की। अब उपयोगी साहित्य और व्याकरण और कोश के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस युग में अनेक व्याकरण ग्रंथ भी लिखे गए। जयादित्य और वामन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका, कशी का व्रत लिखी। बौद्ध भिक्षु कश्यप ने बालो व बोधन नामक ग्रंथ की रचना की। भर्तृहरि के वाक्य, प्रदीप, महाभाष्य प्रदीपिका और महाभाष्य त्रिपदी नामक व्याकरण ग्रंथ भी इस युग की कृति है। शर्व शर्मा ने व्यातंत्र नामक व्याकरण की रचना की। इसके अतिरिक्त जिनेन्द्र ने व्याकरण तथा शक्टायन ने शक्टायन व्याकरण की रचना की। व्याकरण के अतिरिक्त कोश विषयक अनेक ग्रंथ भी इस युग में लिखे गए। पुरुषोत्तम देव ने त्रिकांड कोश और हीरावली नामक शब्द कोशों की रचना की। तो ये थे उपयोगी साहित्य। अब विज्ञान संबंधी साहित्य। इस युग में गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद पर अनेक ग्रंथों की रचना की। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसके एक भाग में गणित और दूसरे भाग में ज्योतिष का प्रतिपादन है। इसके अतिरिक्त भोज ने राज मृगांक, शतानंद ने भास्वती और ब्रह्मदेव ने कर्ण प्रकाश नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना की। इस युग में आयुर्वेद पर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। 1060 में चक्रपाणि दत्त ने चरक और सुश्रुत ने प्राचीन ग्रंथों पर टीका लिखी और चिकित्सा सासार संग्रह नामक नए ग्रंथ की रचना की। यद्यपि इस युग में अनेक काव्यों, महाकाव्यों, नाटकों आदि की रचना हुई, परंतु साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में इस काल में भारतीयों ने उस असाधारण प्रतिभा का परिचय नहीं दिया जो प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रदर्शित की थी। तो ये तो है हमारे साहित्य। अब हम राजपूत युगीन कला के ऊपर चर्चा करेंगे। राजपूत कालीन कला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। राजपूत युग में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। और सबसे पहले हम वास्तुकला के ऊपर चर्चा करेंगे। वास्तुकला इस युग में जो राजपूत युग थे, इसके शासकों को भवन निर्माण का शौक था। तो मंदिर निर्माण कला तो इस युग में पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। मंदिरों के निर्माण में भी 3 शैलियों का जो है उपयोग किया गया था। ये 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? नागढ़ शैली पहली है, नागढ़ शैली। तो ये उत्तर भारत की शैली है, जिसका विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक है। और इस शैली की क्या विशेषता रही? चौकोर गर्भगृह के ऊपर चोटी की ओर तिरछी होती हुई रेखाओं सहित मीनार नुमा शिखर, जिसके शीर्ष पर आम्लक रखा रहता है, जिसके ऊपर त्रिशूल सहित कलश है। ये कौन सी हुई? नागढ़ शैली। इसके मंदिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और मथुरा में है। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है ना, मंदिर समूह, वो नागढ़ शैली के
शिल्प सौंदर्य का नमूना है। खुजराहों की जो मंदिर संख्या है वो 30 है और इनमें से कुछ मंदिर शैव संप्रदाय के हैं, कुछ वैष्णव हैं और कुछ जैन हैं। इनमें सबसे सुंदर और जो विशाल है कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये 116 फुट ऊंचा है। इस युग के धर्म में वाम मार्ग और तांत्रिक तत्वों की प्रधानता के कारण इस मंदिर में बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें काम शास्त्र को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। उड़ीसा के मंदिर नागर शैली के होते होते थे और कुछ विशेष विशेषताएं रखते थे। जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मतलब ये एक अलग कलिंग शैली बन गई थी। इनमें भी कोणार्क का जो सब मंदिर है सबसे प्रसिद्ध है। उसे रथ के आकार का बनाया गया है जिसे शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। भुवनेश्वर के सभी मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है। उनके मंडप, शिखर, गोपुर आदि सभी विशेषताएं रखते हैं। इनमें लिंगराज का मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका शिखर 160 फीट ऊंचा है। उड़ीसा के ये मंदिर अलंकरणों और मूर्तियों की बहुलता के कारण अपना आकर्षण रखते हैं। राजपूत युग में राजस्थान में भी राजपूत युग के अनेक मंदिर सुरक्षित दशा में विद्यमान हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ आबू पर्वत के देलवाड़ा में स्थित जैन मंदिर है। इसका निर्माण विमल शाह और तेजपाल द्वारा कराया गया था। ये दोनों मंदिर संगमरमर के हैं। उनमें अलंकरणों का बाहुबल्य है। संगमरमर की बनी जालियां, प्रतिमाएं, बेलबूटे, नक्काशी दर्शकों को आश्चर्य में डाल देते हैं। झालावाड़ का शिव मंदिर भी सुंदर और कलात्मक है। कोटा नगर के उत्तर की ओर 30 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर भी इस युग के अनेक मंदिर मिले हैं। ग्वालियर के 3 भव्य मंदिर हैं जिनका निर्माण 11वीं शताब्दी में माना जाता है, जिसमें 2 सास बहू के मंदिर कहलाते हैं। एक तेली का मंदिर, जबलपुर के समीप भेटागाड़ में 64 योगिनियों का विशाल मंदिर है। रीवा के समीप वेजनाथ नामक गांव में वेदनाथ मंदिर है जो वास्तुकला की दृष्टि से भुवनेश्वर के मंदिरों से मिलता है। कश्मीर के मंदिर उत्तरी भारत के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इनमें ना तो शिखरों की सत्ता है ना गोपुरों की। इनमें गर्भगृह के ऊपर एक चपटी सा छत होती है और इनके स्तंभों को भी मूर्तियों आदि द्वारा अलंकृत नहीं किया गया है। कश्मीर नरेश ललितादित्य द्वारा निर्मित मंदिरों में मार्तंड का मंदिर प्रसिद्ध है। अब हम द्रविड़, ये तो थी हमारी नागर शैली की बात। अब हम द्रविड़ शैली के ऊपर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे प्राय द्रविड़ शैली के होते थे। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गर्भगृह का ऊपरी भाग चौकोर और अनेक मंजिलों वाला होता था। ऊपरी मंजिलें अपने से नीचे की मंजिल की तुलना में छोटी होती जाती थी। ठीक है, इनमें इन मंदिरों की छत की आकृति पिरामिड के समान लगती थी हमको। तो इन मंदिरों में गर्भगृह के सम्मुख अनेक स्तंभों वाला मंडप भी बनाया जाता था और मंदिरों के प्रांगण में प्रवेश के लिए विशाल द्वारों की रचना की जाती थी, जिनके ऊपर विविध देवी देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत ऊंचे गोपुरम होते थे। कौन कौन से मंदिर हैं? महाबलीपुरम और कांची के मंदिर। पल्लव नरेशों ने कांची नगरी के सामने समुद्र तट पर विशाल चट्टानों को तराश कर जो मंदिर बनाए थे वे रथ कहलाते थे। तो इस प्रकार के रथ मंदिरों में सप्त रथ समूह सप्त पेगोड़ा के नाम से विख्यात है। रथ मंदिर के समान मूर्तियां भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। एलोरा का कैलाश मंदिर वास्तुकला का अत्यंत उत्कृष्ट नमूना है जिसे राजपूत नरेश कृष्ण ने बनवाया था। ये मंदिर ऊंचाई में 190 फीट है और एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसी तरह से राजसिंह पल्लव ने कांची में कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमल के सुंदर कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया। चोल नरेश राजराज द्वारा बनाया गया तंजौर का शिव मंदिर भी द्राविड़ वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है। ठीक है, तो और तंजौर के एरातेश्वर और त्रिभुवनेश्वर के मंदिर भी उल्लेखनीय है। तो ये थे द्रविड़ शैली के मंदिर, जिसमें एलोरा का कैलाश मंदिर आ गया, तंजौर का शिव मंदिर आ गया, राजसिंह पल्लव ने कांची कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। ये सब द्रविड़ शैली के नमूने हैं। इसके पश्चात बेसर शैली, ये नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण से है। इस शैली के प्रारंभिक उदाहरण चालुक्य नरेशों द्वारा बनाए गए बादामी और पटकल के मंदिर हैं।
ऐहोल और पटकल में कुल मिलाकर 70 मंदिर हैं, जिनमें अनेक पर्याप्त सुरक्षित दशा में हैं। इसके अतिरिक्त होयसल नरेश भौटिक का बनाया गया बेलूर का विष्णु मंदिर, नुग्गे हल्ली का विष्णु मंदिर, हल्लेवित के होयसलेश्वर और केदारेश्वर का मंदिर बेसर शैली के उत्कर्ष नमूने हैं। तो ये थे सारे जो हमने पढ़े सारी शैलियाँ। ये आपने पढ़ी वास्तुकला। इसके बाद हम मूर्तिकला के ऊपर चर्चा करेंगे। इस काल में मूर्तिकला में भी पर्याप्त प्रगति हुई थी। इस युग में सूर्य, विष्णु, शिव, उमा, महेश्वर, बुद्ध आदि ऐसी मूर्तियाँ बनाए जाने लगी, जिनमें देवताओं का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए उनमें बहुत से हाथ बनवाए गए थे। इस युग में विष्णु के 24 अवतारों की असंख्यक मूर्ति बनाई गई, जो खड़ी और कमलासन बैठी दोनों अवस्थाओं में है। नटराज शिव की बहुत सी धातु प्रतिमाएं दक्षिण भारत में उपलब्ध हुई है, जो कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट और सजीव है। तांडव करते हुए शिव का जैसे सजीव अंकन इन मूर्तियों में किया गया है। श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके पश्चात हम चित्रकला के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस युग में चित्रकला की भी काफ़ी उन्नति हुई। गुप्तकालीन अजंता की चित्रकारी इस युग में चलती रही। इसके अनुसार मंदिरों की दीवारों को चित्रों से सजाया जाता था। एलोरा के कैलाश मंदिर व अन्य मंदिरों की दीवारों पर जो चित्र हैं वह चित्ताकर्षक है। इस युग में अनेक चित्र शैलियों का विकास हुआ, जैसे गुजरात शैली, राजपूताना शैली, दक्षिण शैली आदि। राजपूत शैली में रासलीला, राग रागिनी, नायक नायिका भेद संबंधी चित्र मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पत्र पुष्पलता और पशुओं के चित्र और बहुत कुछ भाव प्रधान चित्र भी मिलते हैं। तो इस प्रकार इस आज के हमने जो व्याख्यान है इसमें हमने राजपूत कालीन साहित्य और चित्रकला के ऊपर चर्चा की। धन्यवाद।